हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स पे है। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है जब भी हम कोई प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो स्टूडेंट, प्रोटीन का डाइजेशन हम देखें उसके पहले हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझना होगा, तभी हमें इसका डाइजेशन आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्रोटीन्स का। तो स्टूडेंट, प्रोटीन्स दरअसल क्या है, अमाइनो एसिड्स की ये लॉन्ग चेन है। ओके, अमाइनो एसिड मिलकर के और इसके पेप्टाइड बॉन्ड, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में जुड़ता है, जिसकी वजह से एक प्रोटीन बनता है लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स के साथ में। ओके, तो इसमें क्या होता है कि एक साइड अमाइनो एसिड में, एक साइड तो इसमें एमीन ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरी ओर कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। और जो प्रोटीन्स हैं वो इन्हीं अमाइनो एसिड्स के टाइप्स और इनके अरेंजमेंट के बेस पे प्रोटीन्स का जो है डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। ओके, तो मतलब उसके अकॉर्डिंग इसके प्रकार डिसाइड किए जाते हैं। किसके बेस पे? अमाइनो एसिड के टाइप्स और उसके अरेंजमेंट के बेस पे। ओके, तो जब एक प्रोटीन बनता है तो उसमें क्या होता है कि दो अमाइनो एसिड्स जो हैं इनमें से जो वाटर है वो रिमूव किया जाता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ, अब देखो कैसे कि एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये अलग होता है और दूसरे से हाइड्रोजन आयन, तो ये आपस में मिल करके ये वाटर फॉर्म करते हैं। और जहाँ से ये हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन, जहाँ से इन दोनों अमाइनो एसिड से अलग हुआ रहता है, वहाँ से ये आपस में जुड़ करके एक एमाइड बॉन्ड या आप कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड ये आपस में बना देते हैं, जिसकी वजह से दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया जैसे डाई पेप्टाइड, यहाँ पे दिखाया गया। डाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो इसमें जो है अमाइनो एसिड्स इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं डाई पेप्टाइड। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है प्रोटीन का। इसी तरह से ट्राई पेप्टाइड भी हो सकते हैं, यानी कि 3 अमाइनो एसिड, या पॉलीपेप्टाइड जिसमें बहुत सारे 100 अमाइनो एसिड्स की चेन भी हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ रहता है। ओके, तो देखो फिर सबसे पहले हमने जैसे देखा था कि किसी भी तरह का फूड है उसके डाइजेशन के लिए सबसे पहले उसका हाइड्रोलिसिस होता है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है दरअसल कि जो वो पर्टिकुलर फूड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, चाहे वो प्रोटीन्स है, इनमें वापस वो आयन जो इनसे रिमूव कर दिए गए थे वो वापस वो आयन इनमें जोड़ के इनको स्मॉलर पार्ट्स में, यानी कि जिससे ये बने हुए हैं उन मॉलिक्यूलर पार्ट्स पे इनको फिर से वापस बनने को मजबूर किया जाता है, जिससे कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, अभी देखो जब ये प्रोटीन बन गया है तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, तो इसको वापस हमें इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी को वापस इसको अमाइनो एसिड फॉर्म में या इसको स्मॉलर चेन में इसको तोड़ना होगा, है ना। तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वाटर से वो वापस एक अमाइनो एसिड में जुड़ जाएगा, उसके कार्बोक्सिल ग्रुप को बनाएगा, और उसी तरह से दूसरे में ये उसके एमीन ग्रुप पे जा कर के जुड़ जाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो H2O, यानी कि देखो एक H तो यहाँ चला गया और एक H यहाँ चला गया और ये O। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में दरअसल क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दरअसल ये एक आपको केमिकल स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन का दिखाया गया है। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आएगा अब आगे जब हम इसके डाइजेशन को समझेंगे। इस स्लाइड में आपको प्रोटीन्स के बारे में ही समझाया गया जो मैंने अभी आपको बताया, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, कि हमारा जो फूड है अगर उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन दरअसल वो किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, और वो अमाइनो एसिड, कई अमाइनो एसिड आपस में मिल करके ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसको कि हम कह रहे हैं प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स
बेसिकली अमाइनो एसिड के बने हुए हैं और 2 अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, या इसको हम लिंकेजेस भी कह सकते हैं, उसकी हेल्प से आपस में जुड़े हुए हैं। और हर एक प्रोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इन अमाइनो एसिड्स के टाइप्स और उनका अरेंजमेंट किस तरह से है उस पर्टिकुलर प्रोटीन में, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। इस स्लाइड में आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में आपको समझा दिया कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिसिस में वाटर से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को वापस जो प्रोटीन है उसको स्प्लिट करने के लिए, उसको उसके अमाइनो एसिड फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम की प्रेजेंस में उसको वापस अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है। जब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्लस हाइड्रोजन आयन वापस अपनी अपनी जगह पे जाके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वापस अपने अमाइनो एसिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसके लिए जो है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमको उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ना है, यानी कि अमाइनो एसिड फॉर्म में तोड़ना है, या जो बहुत ही लॉन्ग चेन की या कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है उसको हमको या तो डाई या फिर हमको ट्राईपेप्टाइड्स के फॉर्म में या पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में उसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका फाइनल डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन किया जा सकेगा हमारी बॉडी के द्वारा। अब देखो स्टूडेंट, जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी तक आपने जैसे देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपने देखा था कि माउथ से ही शुरू हो जाता है और 40% डाइजेशन उसका माउथ में ही हो जाता है। ये देखा था ना आपने कि सलाइवा के साथ ही वहाँ पे अल्फा अमाइलेज सिक्रीट होने लगता है, टाइलिन भी बोलते हैं जिसको, ओके, पैरोटिड ग्लैंड से। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन के लिए किसी भी तरह का एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है। माउथ में जब ये प्रोटीन फूड होता है तो हमारे दांतों की हेल्प से उसको चबा के छोटा उसको कर दिया जाता है और सलाइवा उसमें मिक्स होकर के एक तरह से उसको वाटरी एक मीडियम उसको देता है, और जिससे कि उसको निगलने में आसानी होती है और ईसोफेगस से होते हैं। जब वो प्रोटीन फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रीट होने लगते हैं, और वहाँ पे जो पैप्सिन एंजाइम है वो बेसिकली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो देखो जब ये प्रोटीन फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे फिर से उसका जो हमारा स्टमक है उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो स्टमक का जितना भी सिक्रीशन है जिसमें बेसिकली HCl होता है, HCl जो हमारी स्टमक की पैराइटल या जिनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, उन सेल से इसका सिक्रीशन होता है। तो स्टूडेंट, जब HCl का सिक्रीशन होता है पैराइटल सेल से तो उस वक्त स्टमक का जो pH होता है वो 0.8 होता है, और इसी के साथ ही क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन फूड है तो इस वजह से जो स्टमक की जो लाइनिंग्स है वहाँ से एक और एंजाइम सिक्रीट होने लगता है या सिंथेसाइज होने लगता है जिसका नाम है इनएक्टिव पेप्सिनोजन, और इस एंजाइम को फिर इसके एक्टिव फॉर्म में इसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है और उसे हम कहते हैं पैप्सिन। अब देखो जैसे जैसे ये HCl स्टमक में जितना कंटेंट है उस काइम के साथ में जब ये मिक्स होना शुरू होता है, उस फूड के साथ में जब ये मिक्स होना शुरू होता है तो फूड के साथ में जो दूसरी जो नॉन ऑक्जेंटिक ग्लैंडुलर सेल्स हैं उनका सिक्रीशन भी उसके साथ में मिक्सअप होने लगता है। तो इसके साथ ही जो स्टमक का जो pH है वो लगभग 2.0 से 3.0 तक इसका pH पहुंच जाता है। ओके, तो जैसे ही ये pH ये रीच करता है तो वैसे ही जो HCl है इसके साथ में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम है ये अपने एक्टिव फॉर्म में ये आ जाता है या इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इसके एक्टिव फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पैप्सिन। अब ये पैप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिल करके ये वहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये स्प्लिट करना या उसको तोड़ना ये शुरू कर देती है, और उसको तोड़ करके जो प्रोटीन है उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में उसको वहाँ पे कन्वर्ट कर देती है। तो इतना काम तो क्या है स्टमक में
हो जाता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ओके, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ दिया जाता है पेप्टाइड्स के। ठीक है, एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात एक और है कि जब ये HCl सिक्रीट होता है और साथ ही जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये वहाँ पे बन रहा है स्टमक में, और स्टमक में फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन एंजाइम में, और पेप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारी स्टमक है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होती है इसके साथ ही, क्योंकि जब पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हमारा जो बॉडी है वो भी तो प्रोटीन की बनी हुई है ना। तो जहाँ पे इसका डाइजेशन हो रहा है वो क्यों नहीं भाई, उसका डाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उसके वॉल्स का, या इस तरह से उसको नुकसान क्यों नहीं पहुँच रहा है। तो उसका आंसर ये है कि क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं वो म्यूकस की, उसमें 2-3 लेयर उसमें म्यूकस की चढ़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो उसको हर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्टमक का खुद का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम की वजह से नहीं होता है। इस स्लाइड में आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन किस तरह से होता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप इस फ्लो चार्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन को समझा सकते हैं। तो देखो ये बहुत ही आसान है, यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ही डाइटरी प्रोटीन फूड जो है हमारे स्टमक में पहुँचता है तो ये स्टमक की वॉल की जो सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये एक्टिवेशन के साथ ही जो ये सेल्स हैं वो 2 तरह से, अलग अलग सेल्स जो हैं ये 2 तरह से काम करती हैं। एक तो ये प्रोटीन फूड एक्टिवेट करेगा HCl के सिक्रीशन को ऑक्जेंटिक सेल्स की वजह से। ओके, तो ऑक्जेंटिक सेल्स की वजह से ये HCl के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा और यहाँ पे इसका pH रहेगा 0.8। दूसरी ओर ये प्रोटीन फूड ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो कि पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, ये उसके गैस्ट्रिक चीफ सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है पेप्सिनोजन एंजाइम बनाने के लिए और फिर उसके स्राव को स्टमक में करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 काम जैसे ही होते हैं, HCl का सिक्रीशन प्लस पेप्सिनोजन का बनना। अब ये क्या होता है, ये प्रोटीन फूड जो है उसके साथ में ये मिक्सअप होने लगता है, क्योंकि जो स्टमक है उसमें उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये प्रोटीन फूड के साथ में ये मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ ही अब जो ये जो मीडियम है स्टमक का, जो अब वहाँ पे जो उसका pH है वो पहुँच जाता है 2.0 से लेके 3.0 तक, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही इतना pH पहुँचेगा, जो दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस जो निकले उनकी वजह से जो उसका pH फिर रीच कर दिया कितना 2.0 से 3.0, तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम को इसके प्रोटियोलिटिक फॉर्म यानी कि एक तरह से ये हाइड्रोलाइज कर रहा है प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम हम क्यों कह रहे हैं इसको, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन एंजाइम को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में। ओके, और ये पेप्सिन फिर कैटेलाइज करता है जो प्रोटीन है उसको कैटेलाइज करता है। कैटेलाइज करने का मतलब कि उसको उसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है, प्रोटीन को ये ब्रेक करना शुरू कर देता है और उसके बाद इसको लार्ज पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, और दूसरी ओर जैसे एक तो प्रोटीन ये काम कर रहा कि पेप्सिन क्या कर रहा है, एक तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स के फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोटीन को, दूसरी ओर इसकी प्रेजेंस की वजह से ये और जो गैस्ट्रिक जो सेल्स हैं उसको स्टिमुलेट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन बनाने के लिए। ओके, पेप्सिन बनाने के लिए यानी कि टू सिंथेसाइज मोर एंड मोर पेप्सिनोजन, जिसकी वजह से ज़्यादा वो कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन में और जिसकी वजह से जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन यहाँ पे अच्छे से हो। अब इसी तरह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है या गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स हैं वो प्रोरेनिन को ये सिक्रीट करती हैं। प्रोरेनिन जो है ये दरअसल जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट को ये डाइजेस्ट करने के लिए इसका सिक्रीशन होता है। तो प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है
इसको पैप्सिन की प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट किया जाता है रेनिन में, यानी कि इसके एक्टिव फॉर्म में। और रेनिन जो है ये कर्ड लाइक एक उसका स्ट्रक्चर बना देता है। जब भी हम दूध वाली चीज़ें जब हम लेते हैं अपने अंदर तो उसको ये कोगुलेट कर देता है और इसको केसिन में कन्वर्ट कर देता है। केसिन क्या है? दरअसल ये सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। अब ये जो केसिन है इसको कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में इसको इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकेसिनेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और फिर पैप्सिन की प्रेजेंस में जब पीएच 1.5 होता है इनको ब्रेक करके पैप्टोन्स, प्रोटियोजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में उस प्रोटीन को तोड़ा जाता है। तो बेसिकली ये जो है जो ये रेनिन है ये बेसिकली जो छोटे इन्फेंट्स हैं यानी कि जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादा करके ये मिलता है। जो उनके मिल्क को ये जब बच्चे पीते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन केसिन को। इसी तरह से जो काव्स होते हैं, काव्स यानी कि जो जानवरों के जो छोटे बछड़े होते हैं जो दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो उनमें भी इसका सिक्रेशन पाया जाता है। कहने का मतलब है कि रेनिन की जो लार्ज क्वांटिटी या लार्ज मात्रा में जो है, बड़ी मात्रा में जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके अंदर यानी कि उनके स्टमक में रेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। इसी तरह से जो बछड़े हैं रूमिनेंट्स के, जो दूध पीने वाले जो बछड़े हैं उनके स्टमक में भी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है ताकि मिल्क प्रोटीन केसिन को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। अब देखो इतना काम तो जो है स्टमक में हो जाता है, जबकि प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। तो आगे का जो डाइजेशन है, जो मेन डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसका जो ड्यूडिनम पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, या हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे प्रोटीन का ज़्यादातर डाइजेशन होता है और बचा हुआ डाइजेशन फिर उसके जेजुनम पार्ट में यानी कि मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये काइम जो है ये ड्यूडिनम में पहुँचता है तो ड्यूडिनम में वहाँ पे पैनक्रियाज प्रेजेंट है। ओके, तो पैनक्रियाज में जैसे ही ड्यूडिनम में प्रोटीन फूड या वो काइम आता है ये स्टिमुलेट कर देता है पैनक्रियाज को उसके प्रोटियोलिटिक एंजाइम को सिक्रीट करने के लिए या उसके स्राव के लिए। तो वहाँ से फिर 4 तरह के एंजाइम निकलने शुरू हो जाते हैं जिनकी हेल्प से जो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं प्रोटीन के उनको हाइड्रोलाइज किया जा सके। अब देखो वो 4 तरह के एंजाइम कौन कौन से। पहला तो है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज और चौथा है प्रो इलास्टेज। ओके, तो ये 4 तरह के एंजाइम हैं जो पैनक्रियाज है वहाँ से सिक्रीट होते हैं और ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होंगे और फिर बाद में ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे इसको किस तरह से होता है। अच्छा, अब दूसरी ओर क्या होता है, एक तो देखो पैनक्रियाज ने ये इनएक्टिव ये 4 तरह के एंजाइम सिक्रीट किए, तो दूसरी ओर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्रेस्ट बॉर्डर जो सेल्स हैं वो भी जो उसकी एंटेरोसाइट्स वाली जो उसकी सेल्स हैं वो भी एक स्राव करना या एक एंजाइम निकालना शुरू कर देती हैं जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। ओके, समझ में आया। देखो पैनक्रियाज ने सिक्रीट किए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड प्रो इलास्टेज एंजाइम। ठीक है, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म है और प्रोटीन फूड की वजह से ये फिर एक्टिवेट कर दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स के एंटेरोसाइट्स सेल्स को, जो एक सिक्रीशन निकालना शुरू करती हैं जिसको कहते हैं एंटेरोकाइनेज। ओके, अब देखो ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म है इसको इसके एक्टिव फॉर्म यानी कि नाम से ही देखो आगे का इसका क्या बनेगा वो आपने ध्यान रखना है, ट्रिप्सिनोजन से ही ट्रिप्सिन। ओके, तो ट्रिप्सिन ये बनाना शुरू कर देता है यानी कि इनएक्टिव को एक्टिवेट ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अब ये ट्रिप्सिन
हाइड्रोलिसिस में ये अपना काम ये कर देता है। हाइड्रोलिसिस आपने देख ही लिया कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वाटर की हेल्प से, या उसको ब्रेक डाउन करना या स्प्लिट करना। तो ये क्या कर रहा है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स जो अभी जो स्टमक से इसके पास में पहुंचे हुए हैं, ड्यूडेनम में पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड को उसके स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड्स में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। और साथ ही साथ इसका जो सिक्रीशन है ट्रिप्सिन, वो स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा सिक्रीशन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रिप्सिन है वो बने, ओके, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन बहुत ही फास्ट हो। समझ में आया? तो यानी कि एक और तो ट्रिप्सिन ये हाइड्रोलाइज कर रहा है, जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड हैं उनको हाइड्रोलाइज करके स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड में इनको कन्वर्ट कर रहा है, और दूसरा अपनी प्रेजेंस की वजह से ये सेल्स को ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स को ये स्टिमुलेट कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजन बनाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जा सके, जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रिप्सिन होगा तो उसकी वजह से जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो बहुत फास्ट होगा। अब देखो, जैसे ही जब ट्रिप्सिन बन गया तो ट्रिप्सिन ने फिर ये काम करता है दूसरे जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने में। तो ट्रिप्सिन की वजह से फिर ये इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन को ये एक्टिवेट कर देता है उसके काइमोट्रिप्सिन फॉर्म में, और ये भी हाइड्रोलिसिस में, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस में अपना सहयोग देने लगता है, और ये लार्ज पेप्टाइड बॉन्ड्स को ये उसके सिंपलेस्ट डाईपेप्टाइड में ये इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, या डाईपेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड फॉर्म में ये चेंज करना उसको शुरू कर देता है। इसी तरह से ट्रिप्सिन ये इनएक्टिव प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को इसके एक्टिव कार्बोक्सी पेप्टिडेज में इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। देखो याद कैसे रखना है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज यहाँ से लिखेंगे आप कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम में, ठीक है। ये भी जो प्रोटीन है उसको हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देता है, और ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस उसके कार्बोक्सिल एंड में ये अपना काम करके करता है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम है कार्बोक्सी, क्योंकि ये प्रोटीन्स का जो कार्बोक्सिल एंड है वहाँ पे ये अपना वर्क करता है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, इसके बाद है देखो प्रो इलास्टेज। ये प्रो इलास्टेज क्या कर रहा है, देखो ये कन्वर्ट होता है, ये तो प्रो इलास्टेज तो इसकी इनएक्टिव फॉर्म हो गई, ये अपने एक्टिव फॉर्म इलास्टेज में कन्वर्ट होता है, और ये डाइजेस्ट करता है बेसिकली जो मीट है, मीट में पाया जाने वाला जो इलास्टिन फाइबर है, जिसकी वजह से वो मीट एक दूसरे को आपस में जकड़े रखता है, तो उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आसानी से उस प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इससे भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, जैसे ही काइम ड्यूडेनम में पहुँचा, यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये काइम जिसे हम कह रहे हैं, ये ड्यूडेनम में पहुँचता है, तो प्रोटीन होने की वजह से उसमें ये स्टिमुलेट करने लगता है पैनक्रियास को उसके एंजाइम सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो पैनक्रियास से एंजाइम बनने और उनका सिक्रीशन होने लगता है, और वहाँ से 4 तरह के एंजाइम अपने इनएक्टिव फॉर्म में निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पहला है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम, और चौथा है प्रो इलास्टेज, ठीक है। तो ये 4 तरह के एंजाइम वहाँ पे निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरी ओर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्रेस्ट बॉर्डर जो सेल्स हैं, जिन्हें कि हम बेसिकली एंटेरोसाइट्स कहते हैं, वो स्टार्ट कर देती हैं अपने सिक्रीशन, यानी कि अपने स्राव को निकालना, ठीक है। अब वो स्राव के थ्रू वो एक पर्टिकुलर एंजाइम निकालती हैं, जिसे हम कहते हैं एंटेरोकाइनेज। अब ये एंटेरोकाइनेज मैंने आपको उधर बताया था कि ये एक्टिवेट करने लगता है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को उसके एक्टिव फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन फिर हाइड्रोलाइज करेगा लार्ज पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को, जो कि पहुँचे थे स्टमक से, ठीक है, स्टमक से ड्यूडेनम में पहुँचे थे, तो इनको ये हाइड्रोलाइज करके इनको स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और दूसरी ओर ट्रिप्सिन की प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम के सिक्रीशन के लिए पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है कि वहाँ पे प्रोटीन फूड है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम बनाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ट्रिप्सिन प्रेजेंट रहे, ओके। तो ये होता है वहाँ पे ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना।
तो देखो ट्रिप्सिन फिर दूसरे जो इनएक्टिव जो एंजाइम्स थे उनको एक्टिवेट कर दे रहा था उनके एक्टिव फॉर्म में। तो ये ट्रिप्सिन जो है ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में, और ये काइमोट्रिप्सिन फिर ये प्रोटीन्स को ये हाइड्रोलाइज करने लगता है, उसके लार्ज पेप्टाइड बॉन्ड्स के को ये हाइड्रोलाइज करके उसको डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से ट्रिप्सिन जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है उसको उसके एक्टिव फॉर्म कार्बोक्सी पेप्टिडेज में इसको कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो एंजाइम है ये प्रोटीन्स के जो अमीनो एसिड के जो कार्बोक्सिल एंड है वहाँ पे ये अपना काम करता है, ठीक है। और कार्बोक्सिल एंड जो पॉलीपेप्टाइड के कार्बोक्सिल एंड है वहाँ पे ये अपना काम करता है, उसको ये हाइड्रोलाइज करना शुरू कर देता है। इसी तरह से प्रो इलास्टेज एंजाइम जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म है ये कन्वर्ट करता है अपने आप को ये इलास्टेज एंजाइम में, और ये फिर प्रोटीन के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। बेसिकली ये इलास्टिन फाइबर जो है मीट का उस पर ये वर्क करता है, जिसकी वजह से जो मीट है उसको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। सो स्टूडेंट जो प्रोटीन के डाइजेशन में बेसिकली लास्ट में क्या है कि जो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स हैं बेसिकली प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइज करके जो उसके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वहाँ पे ये वर्क करते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है या जो प्रोटीन के जो पेप्टाइड लार्ज पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो इसके पास में आए होते हैं तो उनको ये ब्रेक करके स्मॉल डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड्स में ये उनको कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अलावा ये कुछ और भी एंजाइम ये सिक्रेट करता है जिससे हम कहते हैं डाईपेप्टिडेजेस। तो डाईपेप्टिडेजेस जो हैं ये एंजाइम डाईपेप्टाइड बॉन्ड को ये हाइड्रोलाइज करते हैं। डाईपेप्टाइड यानी कि जहाँ पे दो अमीनो एसिड आपस में मिल करके ये डाईपेप्टाइड बनाते हैं, तो उसको ये हाइड्रोलाइज करते हैं डाईपेप्टिडेजेस। इसी तरह से अमीनो पेप्टिडेजेस हैं ये ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम्स से ही ये सिक्रीट होते हैं, उसी के एंजाइम है ये। और अमीनो पेप्टिडेजेस जो हैं किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड के अमीनो टर्मिनल पे ये काम करते हैं किसी भी प्रोटीन के, ओके। तो इस तरह से फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट जो ये डाइजेशन का बनता है वो हैं डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड अमीनो एसिड्स। तो स्टूडेंट जो फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोटीन डाइजेशन का बने वो स्मॉल डाईपेप्टाइड्स हैं, ट्राईपेप्टाइड्स हैं एंड अमीनो एसिड्स के फॉर्म में प्रोटीन्स को लास्टली उसका डाइजेशन किया जाता है, और यही जो फाइनल प्रोडक्ट है यही फिर एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ पे रह जाते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।